नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं मैं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ट्यूटोरियल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं भौतिक विज्ञान के क्रैश कोर्स को जल्द ही लाऊंगा और आज उसका पहला वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं। इसी तरह एक एक करके मैं सारे वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों का पूरा भौतिक विज्ञान कवर करूँगा इस क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो एक बात आप पढ़ लिया कीजिए उन चैप्टर्स को जिसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। और परीक्षा के पहले का टारगेट है कि हम लोग सारे चैप्टर्स को फिनिश कर देंगे कक्षा 12 के। तो आज हम लेकर आए हैं वैद्युतिकी का चैप्टर और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके कई सारे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो एक तरफ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और कुछ चीज़ों को नोट करते रहें जो आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, शो कर इस वीडियो को आप देखेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलॉम के नियम से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कूलॉम का नियम सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है इस चीज़ को समझते हैं। तो हम मान लेते हैं ये कोई आवेश है Q1 और यहाँ पर कोई आवेश है Q2 और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम R से डिनोट करते हैं। ये R क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये दो आवेश जब r दूरी पर स्थित हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच कोई ना कोई बल लगेगा। ठीक है, तो इसी बल को परिभाषित करते हुए कूलॉम क्या कह रहे हैं, कूलॉम ने कहा कि इस नियम के अनुसार देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल F इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोगों से परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि कूलॉम के नियम को परिभाषित कीजिए, तो आप लोगों को इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। लिखा है शुरू में कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल। हमने अभी आपको बताया कि दो आवेश हैं, अगर ये दोनों एक पास रहेंगे या थोड़ी दूरी पर रहेंगे तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा, जिस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं। वैद्युत बल देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए वैद्युत बल की, तो जो ये वैद्युत बल होता है यह 2 प्रकार का हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक कब होगा, जब 2 बिंदुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लगे तो क्या होता है, वहाँ पर धनात्मक होता है। ठीक है, तो कौन सा बल लगे, प्रतिकर्षण बल, तो वहाँ पर धनात्मक होता है वैद्युत बल। और जब 2 बिंदुओं के बीच, ऋणात्मक कब होता है, जब इनके बीच आकर्षण की क्रिया होती है। तो जहाँ पर 2 बिंदु आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वहाँ पर ऋणात्मक वैद्युत बल कार्य करता है। अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव यानी धनात्मक वैद्युत बल कब लगता है, यानी प्रतिकर्षण जब होता है। तो प्रतिकर्षण हमेशा समान आवेशों के बीच होता है। तो हमेशा समान आवेश जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, वे लोग आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी अगर Q1 भी प्लस है और Q2 भी प्लस है तो दोनों क्या करेंगे, दूर हटने का प्रयास करेंगे। या Q1 भी माइनस है और Q2 भी माइनस आवेश है यानी ऋण आवेश है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अब निगेटिव यानी आकर्षण बल कब लगता है 2 आवेशों के बीच, जब पहला आवेश धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो तब, या पहला ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है तब। इन स्थितियों में हमेशा कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, यानी विपरीत आवेश यहाँ पर हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैसे आवेश हो गए हैं, यहाँ पर विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, इनके बीच आकर्षण का बल कार्य करेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि वैद्युत बल 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जहाँ पर धनात्मक वैद्युत बल होता है वहाँ पर प्रतिकर्षण कार्य करता है और जहाँ पर ऋणात्मक वैद्युत बल होता है वहाँ पर आकर्षण कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो अब आकर्षण कब होता है, तो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है और समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग इस नियम पर फिर से वापस आते हैं, कूलॉम के नियम पर। तो कूलॉम का नियम कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है, वैद्युत बल, हम मान लेते हैं ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, ये भी पॉजिटिव है मान लेते हैं और इस पर भी प्लस चार्ज हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में दूर हटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को
बोलते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर इनके बीच एक बल कार्य कर रहा है F, ठीक है। तो ये जो बल होगा F, यहाँ पर लिखा है ना, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेशों का गुणनफल क्या है, Q1 और Q2, तो इनके अनुक्रमानुपाती का चिन्ह देखिए, ये प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। तो पहले नियम से क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इनके बीच की दूरी को हमने r माना था, तो इनके बीच की दूरी का वर्ग हो गया r², इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रम दिखाने के लिए हम लोग क्या करते थे, प्रोपोर्शनल में 1 का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया F अनुक्रमानुपाती 1/r²। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया हमने समीकरण 2। अब ध्यान से समझने वाली बात आ रही है दोस्तों, देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों से मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2। अगर इसमें हम इंटू कर देंगे 1/r² का, तो ये 1 का Q1 Q2 दोनों में गुणा होकर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो Q1 Q2/r² हो जाएगा। इतना चीज़ अगर समझ में आ गया तो आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसा कि आप लोग कक्षा 9 में, 10 में, 11 में पढ़ चुके हैं कि हम लोग जहाँ पर भी ये चिन्ह होता है प्रोपोर्शनल का, उसको हटाकर हम बराबर कर देते हैं, और जब बराबर करते हैं तो दूसरे पक्ष में कोई न कोई एक नियतांक ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पर कौन सा नियतांक ऐड किया, के क्या है, यहाँ पर नियतांक है। अब जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट यानी नियतांक। अब यहाँ पर के जो नियतांक है उसका मान है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका क्या मान है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अभी हम आपको आगे भी चीज़ें समझाएंगे, तो आप लोग फिलहाल इतना समझे कि के का यहाँ पर एक नियतांक जोड़ा गया है और के का मान है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब भी आप सवाल लगाएंगे तो इस चीज़ का आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, और कूलाम के नियम को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। अब समीकरण यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे हैं F = K × Q1 Q2/r²। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम के मान को यहाँ से पुट कर दें, यहाँ से रख दें 9 × 10⁻9, ये वाला मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमें क्या मिलेगा, F बराबर मिल जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक है। के की जगह हमने इतनी वैल्यू को रख दिया, इंटू Q1 Q2/r²। ये चीज़ हमने ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। अब हम लोग जानते हैं F यानी क्या है, यहाँ पर बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसीलिए हम न्यूटन यहाँ पर लिख दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा। अगर देखिए कोई भी परेशानी आपको हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे, उसका आंसर मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। आगे देखिए, हमने यहाँ पर के नियतांक बताया था, और के को देखिए कहीं कहीं लिखा जा सकता है 1/4πε0, ठीक है। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं एप्साइलन। क्या बोलते हैं इसको, एप्साइलन, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, इसको एप्साइलन बोलते हैं। और यहाँ पर 0 लगा है यानी निर्वात को दिखाने के लिए। जहाँ एप्साइलन 0 लगा रहता है वहाँ पर आप समझ जाइए निर्वात की बात की जा रही है, निर्वात या वायु की बात की जा रही है, ठीक है। और बाकी जगह क्या चीज़ की बात की जाएगी, केवल और केवल एप्साइलन लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। K = 1/4πε0 हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग देखिए फिर से, यहाँ पर हमने एक फार्मूला आपको बताया था, F = K × Q1 Q2/r²। अब इस वाले फार्मूला में फिर हम के की जगह क्या रख देते हैं, ये वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं, K = 1/4πε0 वाला। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये वाला फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। इस फार्मूला का भी आप लोगों को यूज पड़ेगा, तो इसको भी आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए। इस वाले फार्मूला को भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इनके यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो के का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और इस फार्मूला का भी आप लोगों को यूज करना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है एप्साइलन 0। एप्साइलन 0 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी एक नियतांक है। और एप्साइलन 0 को हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्साइलन 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। और एप्साइलन 0 का मान कितना होता है, तो इसका मान निर्वात के लिए देखिए होता है 1/4π × 9 × 10⁻9।
9 × 10⁻⁹ यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है। तो इसको अगर आप देखिए पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप 3.14 रख के नीचे की सभी चीज़ों का गुणा कर लेंगे और एक में भाग दे देंगे तो आप लोगों के पास ये वाला मान आएगा। मान क्या आएगा, एप्सिलॉन जीरो का मान आ जाएगा 8.86 इंटू 10⁻⁻12 यानी 8.86 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। देखिए ये मात्रक भी जो दिए हैं इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन आप लोगों को चूज़ करना होगा। कभी कभी देखिए पूछ लेता है आपसे परीक्षा में कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रहना चाहिए 8.86 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए। चलिए आगे की चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बना दिए हैं। तो इन नोट में मैंने पॉइंट को ऐड किया है ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर होकर समझ में आए। जैसे अभी हमने देखा था क्या कि के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था ना कि के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है। अब के की विमा की बात की जाए, के इसका विमा अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा, इस नियतांक की विमा क्या आएगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। विमा निकालने के लिए आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से आप लोगों को विमा निकालनी है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन का आप लोग जाते हैं mL/T-2 होता है, और उसी तरह इसका विमा निकाल लेंगे। और कूलाम, ठीक है, Q = I/T होता है। ठीक है, आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, Q = I/T, पढ़े कि नहीं। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो कक्षा 10 में शायद आप लोगों को ये फार्मूला मिला होगा विद्युत वाले पार्ट में। ठीक है, तो वही फार्मूला है। तो आई यानी विद्युत धारा, टी यानी समय। ठीक है, तो समय और विद्युत धारा ये है आई। तो इनका जो आई यहाँ पर इसका एम्पियर मात्रक होता है और समय का मात्रक टी होता है। यानी यहाँ पर कूलाम का मात्रक आवेश का मात्रक आप लोग क्या लिख देंगे, AT। तो यहाँ पर कूलाम का मतलब क्या हो जाए, AT⁴ लिख देंगे आप, और सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा mL/3 T⁻⁻4 A⁻−2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में दिखाया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर बड़े कोष्ठक का यूज किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे नोट की। फिर देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो का मान हमने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यानी कूलाम प्रति स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब बच्चों के यहाँ पर देखिए कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन होता है मैं वो भी बता देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, के मात्रक को बदल देते हैं और देखिए इसके मात्रक को भी बदल देते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के की विमा, के का मात्रक है। ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो यानी विद्युतशीलता का जो मात्रक है वो है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए के की विमा जो आपने निकाला है उसका जस्ट उल्टा विमा यहाँ पर आप लोगों को विद्युतशीलता की विमा में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर m⁻1 प्लस में है तो यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ L⁻3 है तो यहाँ पर L⁻−3 हो गया, यहाँ T⁻−4 है तो यहाँ पर T⁻4 हो गया, और यहाँ A⁻−2 है तो यहाँ पर A² मिल रहा है। ठीक है, यानी इनकी विमाएँ सेम है लेकिन बस उल्टा है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से देखिए आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन हाँ चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अभी हमने ये जो के की विमा आप लोगों को बताई, ठीक है, इसी के जिसका मान आपने लिखा है 9 × 10⁹ ये किसके लिए लिखा है आपने, इसको आपने लिखा है निर्वात या वायु के लिए। किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए। लेकिन अगर निर्वात या वायु के अलावा यहाँ पर कोई माध्यम आ जाए तब क्या करेंगे आप, तो के, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल के लिखा है तो कैपिटल के = 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, याद कीजिए,
हमने आपको यहाँ पर बताया था के का मान होता है 1/4πε0। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है नोट में। क्या लिखा है कि के इज इक्वल टू 1/4πε0, लेकिन यहाँ पर हमने एक स्मॉल के को भी ऐड कर दिया है। अब ये स्मॉल के क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस स्मॉल के को हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं इसको? परावैद्युतांक बोलते हैं। अब देखिए ये परावैद्युतांक क्या होता है। देखिए परावैद्युतांक जो होता है इसका मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। इसका मान क्या होता है? अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है इसका मान। ठीक है, तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए अपने कॉपी में कि परावैद्युतांक का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। जैसे निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक के का मान क्या होता है? 1 होता है। धातुओं के लिए के का मान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। यानी धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान होता है अनंत। और अन्य पदार्थ यानी जो धातु नहीं है और न ही वायु या निर्वात है उनके लिए इसका मान 1 से ज़्यादा होता है, लेकिन अनंत नहीं होता है। ये चीज़ आप लोगों को समझना है। इन तीनों पॉइंट्स को बारीकी से आप लोग समझ लीजिए। फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। के यानी होता है परावैद्युतांक, यहाँ पर जो स्मॉल के है, ठीक है। और परावैद्युतांक जो है ये निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, ठीक है। इसीलिए हम के बराबर अगर यहाँ पर 1 रख देते हैं तो के बराबर मिल जाता है क्या हम लोगों को? के इज इक्वल टू 1/4πε0। ये क्या है? ये है दोस्तों एक किसी माध्यम की बात की जाती है तब, निर्वात या वायु के लिए तो के बराबर 1 होता है। धातुओं के लिए के बराबर अनंत और अन्य पदार्थों के लिए 1 से अधिक होता है इसका मान। आगे बात करते हैं दोस्तों। हमने देखिए थोड़ी देर पहले आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि समान आवेशों में क्या लगता है? हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत आवेशों में हमेशा कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिया है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों। तो चलिए आगे की चीज़ें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए टाइम से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।